टेलीग्राम ऐप के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर विभिन्न प्रकार की बात चलने लगी है। अब जैसे यह देखिए, भारत में भी इसके ऊपर कई तरह की बातें उभरी, जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में भारतीय गृह मंत्रालय में भी कुछ बातें चर्चा में हैं। जैसे इसमें आया था कि यूजीसी नीट की जो पेपर लीक हुई थी, उसमें साधन के रूप में टेलीग्राम का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अपहरण के बाद उगाही, पैसे की उगाही आदि कई ऐसी चीज़ें हैं, या फिर गैम्बलिंग ले लीजिए, जुआ, या फिर बिटकॉइन में लोगों को इन्वेस्ट करने की सलाह दे करके लोगों के पैसे ऐंठने, इस तरह की कई सारी गतिविधियां टेलीग्राम के माध्यम से होती हैं, लोग ठगे जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत में भी टेलीग्राम ऐप पर शायद कुछ कार्रवाई हो। कहा नहीं जा सकता, अब यह गृह मंत्रालय निर्णय लेगी कि क्या करना चाहिए। हालांकि अभी तक तो ऐसी कुछ बात लिखित रूप में स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद टेलीग्राम फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव के फ्रांस में गिरफ्तारी के साथ ही विभिन्न प्रकार की बातें और विभिन्न प्रकार के प्रश्न सोशल मीडिया पर उछल रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी प्रचार कर रहे हैं कि टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी के साथ ही टेलीग्राम का भविष्य अधर में लटक गया है और हो सकता है टेलीग्राम आगे चल करके बंद हो जाए। इस विषय पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अथवा बहुत सारे व्हाट्सएप पे चैनल बन गए हैं और सभी अब लोगों को लुभा रहे हैं कि टेलीग्राम छोड़ दें यथाशीघ्र और वापस आ जाएं व्हाट्सएप पर या फिर किसी और साइट पर। आज की इस विशेष चर्चा में हम यही बात करने जा रहे हैं कि टेलीग्राम के सीईओ ये पावेल दुरोव कौन है, इनकी गिरफ्तारी से टेलीग्राम पर क्या फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, और आगे भविष्य क्या है। आइए फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लें कि इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। देखिए, इनकी गिरफ्तारी हुई है फ्रांस में एयरपोर्ट पर, जब ये कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस समय गिरफ्तारी के समय यह कहा गया कि इनके मंच अर्थात टेलीग्राम पर विभिन्न प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज अर्थात गैर कानूनी काम हो रहा है और जिसको इन्होंने रोकने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। उसके बाद इनके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया कि यूरोपियन यूनियन के जो नियम कानून है, खासकर सोशल मीडिया से संबंधित, उन नियम कानूनों की भी ये अवहेलना कर रहे हैं और उन नियम कानूनों को भी नहीं मान रहे हैं। इसके कारण इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उनकी इस गिरफ्तारी का विरोध एलन मस्क, एडवर्ड स्नोडेन, लेक्स फ्रीडमैन, टकर कार्लसन, इन समस्त लोगों ने विरोध किया है और कहा है कि यह फ्री स्पीच के दौर में अगर इस तरह की कोई बात आती है तो फ्री स्पीच राइट अर्थात अपनी बात कहने के अधिकार का यह हनन हो रहा है और इस तरह की गतिविधि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब अगर पावेल दुरोव की अगर हम बात करें तो इनका चरित्र बचपन से ही, या कह लें जब से ये बड़े हुए हैं तब से ही बेचारे विवादों के घेरे में रहे हैं। हालांकि बहुत होनहार थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1984 में रूस में हुआ था और रूस में होने के साथ साथ कम से कम 3 से 4 देशों की नागरिकता इनको प्राप्त है। एक तरफ जहां इनके दादाजी द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाके रहे हैं, वहीं इनके पिताजी ट्यूरिन में रहा करते थे। तो हालांकि इनका जन्म भले ही रूस के लेनिनग्राड में हुआ हो, लेकिन इनका आधे से अधिक समय इटली के ट्यूरिन में बीता है। सन 2006 में जब ये विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो इन्होंने एक फोरम तैयार किया था, spigbu.ru, spbgu.ru। यह इनका जो प्लेटफॉर्म बनाया था इन्होंने, इसमें इतने ज्यादा लोग आने लगे कि कभी ऐसा लगा कि रूस की यह अपनी एक अलग विधा निकल आई है जिसमें लोग खुल के अपनी बात कह पा रहे हैं। 2006 में ही इन्होंने
वी कोंटा काटे का एक बीटा वर्जन लॉन्च किया। यह सितंबर माह में किया था। ये जो वी कोंटा काटे .ru इन्होंने शुरू किया था। ये कोंटा काटे का मतलब होता है कि आइए हम बात करें या आपस में मिले जुले, और सिर्फ 2 वर्ष के अंदर 1 से 10 मिलियन तक इसके सब्सक्राइबर हो गए। 2008 में रूस का सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विस बन गया, और उस समय इसकी कीमत आंकी गई थी अमेरिकन डॉलर 3 बिलियन की। अब आप जानते ही हैं कि जहां प्रसिद्धि होगी वहां आपके विरोधी भी तैयार होंगे, या फिर कह सकते हैं तमाम तरह की परेशानियां होंगी। और वही हुआ सन 2011 में पुलिस के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में इनके साथ झंझट हुआ। झंझट क्या हुआ कि विरोधी दल के कुछ लोगों ने, विरोधी मानसिकता वालों ने कुछ ऐसा पोस्ट किया था इनके प्लेटफॉर्म पर जिसे हटाने के लिए पुलिस वाले इन पर दबाव बनाते रहे। उस चक्कर में पुलिस वाले इन्हें अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए इनके घर भी आए थे, लेकिन 1 आध घंटा प्रतीक्षा करने के बाद भी इन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस वाले चले गए। 2012 में इन्होंने पब्लिकली सबके सामने कुछ ऐसी हरकतें की, मतलब कुछ ऐसा चिन्ह इन्होंने प्रकट किया कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। और इसके बाद सन 2014 में 1 अप्रैल को इन्होंने वीके बोर्ड से इस्तीफा दे करके और वहां से ये शिफ्ट हो गए, क्योंकि अब यह लगने लगा कि कभी भी ये फंस सकते हैं या इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी सजा बढ़ सकती है। तो ये वहां से शिफ्ट होकर के कहीं और चले गए, और फिर रूस से दूर रहते हुए भी इन्होंने फिर से नई कंपनी शुरू की, और यह नई कंपनी इन्होंने टेलीग्राम बनाई। आप लोगों को पता ही है कि जब टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी तो उस समय तक बाजार में व्हाट्सएप आ चुका था और पूर्णतः पॉपुलर हो चुका था। उसके अलावा मैसेजिंग ऐप, आपके फेसबुक का भी मैसेजिंग ऐप हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के इनके लिए कंपटीशन बहुत टफ था। लेकिन टेलीग्राम ने धीरे धीरे दर्शकों को अपनी ओर इस तरह लुभाया, इसके फीचर्स इतने अच्छे अच्छे बनने लगे, इसमें हजारों लोग जुड़ सकते हैं और तमाम आप फीचर्स आज देख पा रहे हैं। धीरे धीरे यह फीचर्स अपडेट होने लगा, और आजकल तो टेलीग्राम आप कह सकते हैं कि टेलीग्राम ने इनको पीछे भी छोड़ दिया है, व्हाट्सएप, मेटा जैसे कंपनियों को या प्लेटफॉर्मों को। ये टेलीग्राम बनाने के पीछे भी बड़ी विचित्र कहानी है। रूस छोड़ने के बाद इन्होंने सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता ली, और इसके लिए उन्हें $250,000 अर्थात $2.5 लाख डोनेट करना पड़ा, मतलब दान देना पड़ा। और दान देने के बाद यहाँ की नागरिक, तो ये पावेल जी ने रूस छोड़ा। रूस छोड़ करके ये सेंट किट्स और नेविस में आ गए। वहाँ इन्होंने नागरिकता ली। नागरिकता लेने के बाद फिर उन्होंने 300 मिलियन कैश स्विस बैंक में दे करके और शुरुआत की शुगर इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन फाउंडेशन नाम से, और इस कंपनी ने इनको आगे काम करने का मौका दिया। और फिर उन्होंने टेलीग्राम बनाया। टेलीग्राम का शुरुआत में इन्होंने बर्लिन में हेडक्वार्टर बना के किया था, बाद में ये दुबई आ गए थे। फिर दुबई आने के बाद इन्होंने टेलीग्राम ऐप को और मजबूत देने के लिए इसके मोनेटाइजेशन का प्रयास शुरू किया, और इस समय तक टेलीग्राम काफी मशहूर हो चुका था। इन्होंने ग्राम नामक एक क्रिप्टो करेंसी शुरू किया, और इसको इन्होंने टेलीग्राम ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म TON पर देना शुरू किया। इसका मूल उद्देश्य यही था कि इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे। इस प्रयास में इन्होंने लगभग $1.7 बिलियन निवेश करवा लिया था। हालांकि बाद में इनके इस प्रयास को अमेरिकी जो लोग थे या अमेरिका के जो नियामक थे, US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इन्होंने बंद करा दिया। उनका यह कहना था कि यह जो ग्राम है यह अमेरिका के फाइनेंशियल लॉ को बाईपास कर रही है और इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। सन 2018 में रूस ने टेलीग्राम को ब्लॉक करने का प्रयास किया, और
चूंकि उस समय यह था कि रूस ने कहा कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, इन्होंने किया नहीं था, उसका फल मिला। और इसकी जानकारी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के किसी कार्मिक ने लीक किया था, और फिर बाद में इनके ऊपर इस तरह की बहुत सारी चीजें आती रही। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी इनको बंद करने का प्रयास किया था। कुल मिलाकर के सब कुछ होते हुए भी आज के समय में टेलीग्राम एक बहुत ही सशक्त और मजबूत प्लेटफॉर्म बना है। अब जहां तक बात हम कहते हैं इनके गिरफ्तारी की, 24 अगस्त को इनकी गिरफ्तारी हुई फ्रांस में, जब ये अपने प्राइवेट जेट से उतर रहे थे। और उस समय ये अजरबैजान से आ रहे थे। हालांकि यह भी कहा जाता है कि ये व्लादिमीर पुतिन से मिलने आ रहे थे, लेकिन रूस से प्राप्त जो भी रिपोर्ट हैं या जो भी सूत्र हैं, उनका कहना है कि पुतिन इनसे मिले ही नहीं, भले ये मिलना चाह रहे थे। और इनके ऊपर जो फ्रांस ने चार्जेस लगाए हैं उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के 9 और अपराध के चार्ज इनके ऊपर लगाए गए हैं। और कुल 12 इनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, जिसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इस बंदे की एक और बड़ी अजीब बात है। यह आदमी इतना अमीर होते हुए भी, एक विदेशी होते हुए भी, कहा जाता है कि यह शाकाहारी था, शराब नहीं पीता था, और फिर ड्रग, कैफीन, फास्ट फूड, इन सब चीजों से दूर ही रहता था। मतलब अपना जीवन शैली इसने बहुत अच्छे ढंग से बना के रखा था, खुद को मेंटेन करके रखता था। कहा यह जाता है कि फ्रांस में इनको वांटेड क्रिमिनल्स में रखा गया था और फ्रांस को यह मौका मिला गिरफ्तारी का। दोस्तों, यह थी इनकी कहानी। आने वाले समय में टेलीग्राम, चूंकि कोई कंपनी होती है, उसकी एक सीईओ हट जाने से कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि दूसरा सीईओ रहे आ जाएगा या फिर कोई और इसका संचालन करना शुरू करेगा। यह आपने देखा है भारत में भी कई कंपनियों के साथ हुआ है। जहां तक टेलीग्राम के बंद होने की बात है, मुझे लगता है यह कोरी अफवाहें हैं। खैर, जो भी हो, अगले सत्र में फिर हम और विस्तार से कुछ चर्चा करेंगे कुछ नए विषय